किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो 30 की उम्र में पूरी राजनीति बदल देंगे। टीवी डिबेट हो या पार्लियामेंट में अपनी बात रखना, वो पूरे फैक्चुअल तरीके से रखते हैं और हमेशा जीत पाते हैं। कुछ लोग उन्हें अपना फ्यूचर पीएम चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, 11 नवंबर 1988 में दिल्ली में पैदा हुआ राघव चड्ढा, जिसके पिता सुनील चड्ढा एक लॉयर हैं। राघव चड्ढा ने अपनी स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव एमबीए की डिग्री ली और लास्ट में उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंसी के एग्जाम को क्रैक करके सीए बने। सीए बनने के बाद उन्होंने डेलॉइट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी कंपनियों में भी अपना योगदान दिया। 2012 से 13 तक वो पूरी तरह पॉलिटिक्स में आ गए थे और उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा जल्दी ही आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन बन गए और मीडिया ने उन्हें आम आदमी पार्टी का टीवी चेहरा भी कहना शुरू कर दिया। 2013 के विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने सारे कैंपेन्स को संभाला और 2015 की आम आदमी पार्टी की जीत के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी का कैशियर बना दिया। वो आम आदमी पार्टी के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज और प्रचार को संभालते थे। अरविंद केजरीवाल उन पर इतना भरोसा करते थे कि 2018 में राघव चड्ढा को मनीष सिसोदिया का एडवाइजर बना दिया और इसके बाद मोदी सरकार ने एक ऑडिट के तहत उनको इस पोजीशन से हटाने की मांग की। पर कहानी यही नहीं खत्म होती। फिर राघव चड्ढा चुनाव लड़ते हैं पर वो इसमें जीत हासिल नहीं कर पाते। पर 2020 में जब वो राजेंद्र नगर की सीट की कैंडिडेट बने हैं उसके बाद उनको जीत मिल गई। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के आरपी सिंह को 20,000 वोट से हराया और इसके बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का भी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और उन्हें वाटर पोर्टफोलियो को संभालने का कार्य मिला। दिसंबर 2020 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी पंजाब का को इंचार्ज बना दिया। आपको पता होगा 2020 के अराउंड एक किसान आंदोलन चला, उसमें उन्होंने लोगों को समझाया और उनके प्रोटेस्ट के मुद्दों को भी उठाया और इसके बाद उन्होंने एक धमाका किया। पंजाब में 117 सीट्स में से उन्होंने 92 सीट्स जीत ली। उसके बाद 2022 में उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से लेजिस्लेटिव असेंबली में राज्यसभा के लिए चुना गया। सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गए फाइनेंशियल कमेटी के और यहीं से उन्होंने 2023 के बजट में 3 सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स लाए। सबसे पहला प्रैक्टिकल रिफॉर्म था यूगल टैक्स फिलिंग की सुविधा, जहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हो ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सर, भारत का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बेस्ड इनकम टैक्स वसूलता है, जिसके चलते डुअल इनकम कपल्स जिसमें पति पत्नी दोनों पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है, जबकि उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शेयर्ड हैं, हाउस होल्ड के खर्चे शेयर्ड हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, चाइल्ड केयर कॉस्ट शेयर्ड है, तमाम लिविंग एक्सपेंसेस शेयर्ड हैं। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सर, समझिए कि 2 परिवार हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं। एक परिवार है जो 20 लाख रुपए कमाता है साल का, दूसरा परिवार भी 20 लाख रुपए कमाता है। स्कूल की फीस, रेंट, ग्रोसरी, मेडिकल बिल सब समान है, लेकिन इनकम टैक्स अलग अलग। जैसे कि एक पति पत्नी है, राहुल और ऋचा, दोनों काम करते हैं। राहुल साल का 10 लाख कमाता है, ऋचा भी साल का 10 लाख कमाती है। इनकी कुल इनकम 20 लाख रुपए। क्योंकि 12 लाख रुपए तक की रिबेट पर एसएससी इनकम टैक्स देता है, तो ना राहुल को इनकम टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी भी 12 लाख से कम 10 लाख है, और ना ही ऋचा को इनकम टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी भी 12 लाख से कम है, यानी कि हाउस होल्ड का टैक्स 0। दूसरा परिवार है नमन और नेहा। नमन साल का 20 लाख रुपए कमाता है और नेहा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो घर पर बच्चे का ध्यान रखती है, माता पिता की जो बूढ़े हो गए उनका ख्याल रखती है। नमन और नेहा की भी फैमिली इनकम 20 लाख है, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल टैक्सेशन है, नमन को 20 लाख के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भरना पड़ता है 1,92,400 रुपए, और वहीं नेहा क्योंकि उसकी इनकम नहीं, उसे टैक्स नहीं भरना पड़ता। यानी कि 2 परिवार, सेम इनकम, लेकिन एक परिवार को कोई इनकम टैक्स नहीं भरना और दूसरे परिवार को 1,92,000 का टैक्स भरना पड़ता है। एक ही छत, एक ही किचन, एक ही हाउस होल्ड, एक ही बजट, लेकिन अलग अलग टैक्स। दूसरा एग्जांपल देता हूं। उसके बाद उन्होंने एक रिफॉर्म लाया शहीद सैनिकों के लिए, जहाँ पे डिसेबिलिटी पेंशन में 0 टैक्स की मांग की और लास्ट में बैंक में मिनिमल बजट पेनल्टी को हटाने की भी मांग की, गरीबों का बेनिफिट हो पाए। आइए जानते हैं आखिर 2 मेन पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस राघव चड्ढा को किस नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने इसमें कुछ ज्यादा भाग नहीं लिया, पर बीजेपी के नजरिए से देखें तो इनकी थोड़ी सी इमेज खराब है।
तो सबसे पहले 2023 में बीजेपी के एक एमपी ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया कि उन्होंने 5 एमपीज के सिग्नेचर कॉपी किए। बीजेपी ने यह भी कहा कि उनके पोस्ट हमेशा आम आदमी पार्टी की प्रोपोगेंडा होते हैं या बीजेपी के खिलाफ होते हैं। आज की युवा पीढ़ी में देखें तो वो सबसे पॉप नेता हैं, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो जेनजी से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, हमारी युवा पीढ़ी से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज अपील, एजुकेशन लोन पे फायदा एक्सेट्रा। बहुत सारे हैशटैग उनके लिए फेमस होते हैं, लाइक हैशटैग चड्डा फॉर पीएम, हैशटैग देश की नई आवाज। जैसे हर नेता और हर वायरल पर्सन के साथ होती है कंट्रोवर्सीज, ऐसे राघव चड्ढा के साथ भी बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज है, जिसमें सबसे पहली है बंगलो केस, जहाँ पे उनको घर की अलॉटमेंट कैंसिल हुई। देन सेकंड, और बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें ड्रग केस में भी संबंध भी बताए। अब सवाल आते हैं बहुत सारे, आगे उनका क्या रास्ता होगा, क्या वो पॉलिटिक्स में रहेंगे या नहीं। सेकंड, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत गई तो क्या उन्हें इससे भी ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी, और हर कोई चाहता है राघव चड्ढा फ्यूचर में पीएम बने। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।